सरकार चलाता कौन है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि इतने बड़े देश में इतने सारे लोग और इतने सारे काम, आखिर ये सब चलता कैसे है? फैसले कौन लेता है? और जो फैसले लिए जाते हैं उन्हें लागू कौन करता है? तो देखिए, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे सरकार के 3 मेन पिलर्स की। फिर हम जूम इन करेंगे कार्यपालिका पर, यानी वो हिस्सा जो असल में सारे काम करता है। फिर देखेंगे कि दुनिया में ये कितने तरह की होती है, और आखिर में हम ये समझेंगे कि अपने भारत में ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरकार के उन 3 अंगों की। देखिए, किसी भी देश को ठीक से चलाने के लिए ना एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है, और ये ढांचा ये 3 स्तंभों पर टिका है। इसे ऐसे समझिए जैसे सरकार एक गाड़ी है, तो इसके 3 बहुत जरूरी पहिए हैं। पहला पहिया है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा पहिया है कार्यपालिका, जो उन बने हुए कानूनों को लागू करवाती है। और तीसरा न्यायपालिका, जो ये देखती है कि सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। ये तीनों मिलकर ही देश को चलाते हैं, और हां, एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं ताकि कोई भी पहिया अपनी हद से बाहर ना जाए। अच्छा, तो इन 3 पहियों में से आज हम एक पहिए पर, बल्कि कहूं तो गाड़ी के इंजन पर फोकस करने वाले हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कार्यपालिका की। यही वो हिस्सा है जो सरकार को असल में चलाता है, उसे आगे बढ़ाता है। तो ये कार्यपालिका है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का वो हिस्सा है जो संसद के बनाए कानूनों और नीतियों को जमीन पर उतारता है। मतलब देश का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहीं संभालते हैं, बिल्कुल किसी कंपनी के मैनेजमेंट की तरह। अब मजे की बात यह है कि इस कार्यपालिका के भी 2 हिस्से होते हैं। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। इसमें कौन आते हैं? हमारे नेता, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं। इनका काम है पॉलिसी बनाना। और दूसरा हिस्सा है स्थायी कार्यपालिका। ये हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स, मतलब आईएएस, आईपीएस अफसर। सरकारें तो बदलती रहती हैं, पर ये अधिकारी अपनी जगह पर रहते हैं और दिन प्रतिदिन का काम संभालते हैं। तो एक तरह से एक दिमाग है तो दूसरा हाथ। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो कार्यपालिका है, ये जवाबदेह किसके लिए है? मंत्रियों के लिए, या फिर सीधे हम लोगों के लिए, जनता के लिए? और इसी जवाबदेही के सवाल का जवाब हमें मिलता है जब हम कार्यपालिका के अलग अलग प्रकारों को देखते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में सरकार का ये इंजन एक ही डिजाइन का नहीं है। अलग अलग देशों में ये अलग अलग तरीके से काम करता है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका के प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे पावरफुल नेताओं में से हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और भूमिका वो काफी अलग हैं। और ये फर्क क्यों है? क्योंकि दोनों देशों ने अलग अलग सिस्टम अपनाए हैं। अब देखिए, दुनिया भर में मोटे तौर पर 3 तरह के सिस्टम चलते हैं। पहला है संसदीय सिस्टम, जैसा कि भारत या जर्मनी में है। यहां असली पावर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। दूसरा है अध्यक्षीय सिस्टम, जैसा अमेरिका में। वहां प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी, मतलब सब कुछ वही है। और एक तीसरा सिस्टम भी है, अर्ध अध्यक्षीय, जैसा फ्रांस या रूस में, जहां पावर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच बटी होती है। तो अध्यक्षीय प्रणाली में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। वो देश का भी मुखिया है और सरकार का भी। सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर एक ही इंसान में होती है, जैसा हम अमेरिका में देखते हैं। और फिर आता है हमारा वाला सिस्टम, संसदीय प्रणाली। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, और देश का मुखिया यानी हेड ऑफ स्टेट वो होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन असली पावर जो है वो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के पास होती है। राष्ट्रपति एक तरह से नाम मात्र के प्रमुख हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे संविधान निर्माता देश का सिस्टम बना रहे थे, तो उन्होंने अमेरिका वाला अध्यक्षीय सिस्टम क्यों नहीं चुना? उन्होंने संसदीय प्रणाली को ही क्यों अपनाया? चलिए अब जरा भारत की संसदीय कार्यपालिका को और करीब से समझते हैं। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी सोच थी। हमारे संविधान बनाने वाले एक ऐसी सरकार चाहते थे जो हर कदम पर जनता के प्रति जवाबदेह हो। और जवाबदेही कहाँ तय होती है? संसद में। वो किसी एक इंसान के हाथ में सारी ताकत देने से बचना चाहते थे, मतलब व्यक्ति पूजा के खतरे को टालना चाहते थे। और ये बात हमारे संविधान में साफ साफ लिखी है। अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति की मदद और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके हेड प्रधानमंत्री होंगे।
और सबसे जरूरी बात, राष्ट्रपति को उसी सलाह के अनुसार काम करना होगा। ये एक लाइन भारत के पूरे संसदीय सिस्टम की नींव है। अच्छा, तो यहाँ आकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल यह है कि अगर प्रेसिडेंट को हर काम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही करना है, तो फिर प्रेसिडेंट की अपनी पावर क्या है? क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है? यहीं पर प्रेसिडेंट की भूमिका का असली महत्व समझ में आता है। देखिए, ये सच है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन वो उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अब सोचिए, जब प्रेसिडेंट कोई सलाह लौटाते हैं तो सरकार पर एक तरह का नैतिक दबाव बनता है कि वो अपने फैसले को दोबारा देखें, उस पर फिर से सोचें। तो क्या ये पुनर्विचार के लिए लौटाना ही उनकी अकेली शक्ति है? नहीं, इसके अलावा भी राष्ट्रपति के पास कुछ खास शक्तियां होती हैं, जिन्हें हम विशेषाधिकार या डिस्क्रेशनरी पावर्स कहते हैं। तो ये विशेषाधिकार कौन-कौन से हैं? मोटे तौर पर 3 हैं। पहला तो वही सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटाना। दूसरा है वीटो पावर का इस्तेमाल, मतलब किसी बिल पर अपनी सहमति को रोक लेना। और तीसरा, जो कि बड़ा मजेदार है, वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो नाम से ही अंदाजा लग रहा होगा। हमारे संविधान में ना ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि राष्ट्रपति को कितने दिन में किसी बिल पर फैसला लेना ही होगा। तो इसका फायदा उठाते हुए राष्ट्रपति किसी बिल पर अनिश्चित काल के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते। ना हाँ कहते हैं ना, बस बिल को अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। ये बिना मना किए किसी कानून को रोकने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो इन सारी शक्तियों को जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। क्या भारत का राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र का प्रमुख है? शायद नहीं। उनकी भूमिका औपचारिक जरूर है, पर वो सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। वो संविधान के संरक्षक हैं। कुछ खास मौकों पर उनका विवेक और उनका फैसला देश की दिशा तय कर सकता है। सोचने वाली बात है ना?